हम लोग उच्चतम न्यायालय पढ़ चुके हैं, आज उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट ये राज्यों का सबसे उच्च न्यायालय, राज्यों में सबसे उच्च स्तर पे होता है। जितने न्यायालय होते हैं सबसे उच्च स्तर पे होता है और लगभग हर राज्य में एक होता है। तो उच्च न्यायालय क्या है, इसका गठन कैसे होता है, इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, वेतन भत्ते पेंशन कैसे मिलता है, इनको हटाया कैसे जा सकता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इनके अधिकार और कार्यक्षेत्र क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। तो हमको पढ़ना है उच्च, इसके पहले क्या पढ़े थे, उच्चतम न्यायालय। आज पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय इसको कहते हैं हाई कोर्ट, इसको हाई कोर्ट कहते हैं। तो कहाँ है इसका संविधान में वर्णन, कहाँ है, तो भाग नंबर 6 में, भाग 6 में इसका वर्णन है। 214 से लेकर 231 तक उच्चतम न्यायालय का, उच्च न्यायालय का वर्णन है। 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का वर्णन है हमारे यहाँ। ठीक, समझ में आ रहा है। अब यहीं से देखते हैं। तो अनुच्छेद 216 कहता है प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और ऐसे न्यायाधीशों के से मिलकर बनेगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर नियुक्त किया जाता है। कौन कहता है, 216 कहता है। ठीक है, 14 देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था है कि भारत में आज की डेट में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने, 25, जिसमें से 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्यों का कार्यभार देखते हैं। 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्यों का कार्यभार देखते हैं। और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें केवल दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, उसके अलावा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 216 पहला कहता है, 216 कि प्रत्येक हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश और कुछ ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिसे राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है। मतलब ये हुआ कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक, यही हुआ। प्रत्येक हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिसे समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक, ये हुआ। अब अभी डाटा बाद में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा न्यायाधीश किस उच्च न्यायालय में है, सबसे कम न्यायाधीश कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, 160 हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा किस हाई कोर्ट में है, इलाहाबाद में 160 न्यायाधीश हैं। ठीक, इसको अभी डाटा लास्ट में देंगे, पहले बेसिक समझिए कैसे नियुक्ति होती है, इनकी कार्यविधि पढ़िए, लास्ट में हम पूरा डाटा व्यवस्थित करेंगे। ठीक, ये हो गया। अनुच्छेद 224 कहता है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त या कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। हाई कोर्ट में अगर कम हैं न्यायाधीश तो अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक, अगर आप संविधान को देखेंगे तो उसमें हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे इसका उल्लेख नहीं है। ठीक, तो कौन निर्धारित करता है, तो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि किस उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे। ठीक है, ये इतना होता है। ये अनुच्छेद 224 में लिखा हुआ है। 224 कहता है कि हाई कोर्ट में अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति
की जा सकती है। ठीक, उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे इसका निर्धारण संविधान में नहीं है, उल्लेख संविधान में नहीं है। इसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। ठीक, तो किसी उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे इसको कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। अब अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट की वर्तमान संख्या कुल कितनी है, तो भारत में वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। तो कुल HC कितने हैं? 25 भारत में। ठीक है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं या उच्च न्यायालय हैं? 25 हैं। ठीक है, इसमें से 7 हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों का वाद देखते हैं। ठीक, 7 ऐसे न्यायालय हैं या हाई कोर्ट उच्च न्यायालय है जो अपने राज्य के अलावा और अन्य राज्यों के भी मुकदमे का निर्णय करता है या देखता है। ठीक है, तो पहला है गुवाहाटी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसके 3 खंडपीठ हैं, आइजोल, आइजोल है, कोहिमा है, ईटानगर है। ठीक, तो गुवाहाटी कहाँ है? असम। असम का कार्यभार देखता है। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की है, तो मिजोरम का कार्यभार देखता है। कोहिमा किसकी है? नागालैंड की है। और ईटानगर किसकी है? अरुणाचल की है। तो ये 4 राज्य हैं जिसका कार्यभार गुवाहाटी उच्च न्यायालय देखता है। ठीक, ठीक है। दूसरा है पंजाब और हरियाणा, हरियाणा हाई कोर्ट। इस कहाँ है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, ये किसका देखता है? पंजाब का, हरियाणा का और चंडीगढ़ का, 3 राज्यों का वाद ये देखता है। ठीक, अब आते हैं बम्बई। इसके 3 खंडपीठ हैं, बम्बई हाई कोर्ट कर देते हैं। इसके 3 खंडपीठ हैं, कहाँ कहाँ है? औरंगाबाद, औरंगाबाद, नागपुर और पणजी, 3 है। तो ये मुंबई का तो देखता है, कहाँ का देखता है? महाराष्ट्र, गोवा, अब बगल में है दादर, नागर हवेली और दमन दीव। ये सब मिलके एक ही राज्य बन गया पूरा। तो 3 राज्यों का ये वाद देखता है कौन? बम्बई उच्च न्यायालय। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। तो किसका मुकदमा देखता है? जम्मू और कश्मीर का प्लस लद्दाख का।
अभी हमने आपको बताया कि केवल एकमात्र उच्च न्यायालय है जो कहाँ का, केंद्र शासित प्रदेश में है, वो दिल्ली का है। लेकिन दूसरा ये भी है, अब विभाजित हो गया, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो दो ऐसे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके अपने खुद के उच्च न्यायालय हैं। वो कौन से हैं? दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ठीक, फिर कलकत्ता पे आते हैं। ठीक, तो कहाँ कहाँ का देखता है? ये पश्चिम बंगाल का मुकदमा देखता है, प्लस अंडमान निकोबार का, द्वीप समूह का। ठीक, ये कौन सा हुआ? कलकत्ता हो गया ना। फिर केरल हाई कोर्ट को अगर देखेंगे तो ये केरल का और लक्षद्वीप का देखता है। 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। एक लास्ट है मद्रास। मद्रास ये चेन्नई में है, मद्रास हाई कोर्ट। ये तमिलनाडु का प्लस पुदुचेरी का। ठीक, ये 7 हो गए इतने राज्य। अब जितने राज्य बचे उनके खुद के अपने उच्च न्यायालय हैं। अब अगर पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश में केवल 2 हाई कोर्ट हैं, कहाँ? नई दिल्ली में और जम्मू और कश्मीर में। ठीक, ये कुछ अभी डाटा है उस तरह से जहाँ समस्या होती है। होता क्या है, 25 तो हम लोग बता देते हैं। अब प्रश्न ये पूछता है कौन सा हाई कोर्ट सर्वाधिक राज्यों के वाद देखता है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है। एक ये भी पूछता है कौन सा उच्च न्यायालय 3 राज्यों के मुकदमे देखता है। ठीक है, अब यहाँ से जितना आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाता है वो यही है। तो सर्वाधिक कौन देखता है? गुवाहाटी। 4 हमने क्रम से भी किया है। पंजाब और ये बम्बई, ये 3 देखते हैं। जम्मू कश्मीर, कलकत्ता, केरल, मद्रास 2 का देखता है। समझ में आ रहा है? मतलब ये हुआ, ये कितने का? 4 का, ये कितने का? 3 का, ये कितने का? 2 राज्यों के, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश समझ लीजिए, उनके मुकदमों या वाद को निर्धारण करते हैं। ये हाई कोर्ट था। मामला समझ में आया? अब क्या हुआ? उच्च न्यायालय क्या है? तो संविधान के भाग 6 में 214 से 231 तक है। 216 कहता है प्रत्येक हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 24 कहता है कि इसमें अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जा सकती है। हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। ये हुआ। कुल 25 न्यायालय हैं भारत में। हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं, जिसमें से 7 ऐसे हैं जो 1 से अधिक राज्यों के कार्यभार देखते हैं। उसमें सर्वाधिक राज्यों का गुवाहाटी देखता है, जो असम का, मिजोरम का, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश का वाद देखता है। उसके बाद दूसरा आता है बम्बई। बम्बई जो देखता है महाराष्ट्र, गोवा और दादर नागर हवेली, इसका देखता है, दमन दीव का। और उसके बाद पंजाब हरियाणा, पंजाब का, हरियाणा का, चंडीगढ़ का देखता है, चंडीगढ़ में है ये 2 हो गए। 3 देखते हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख का, कोलकाता पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार का, केरल लक्षद्वीप का, और मद्रास तमिलनाडु और पुदुचेरी के मुकदमों या वाद को देखते हैं। ठीक, 2 केंद्र शासित प्रदेश में 2 राज्य ऐसे हैं जो जिनके अपने खुद के हाई कोर्ट हैं, वो है नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर है। तो ये इतना कुछ डाटा था। अब देखते हैं योग्यता क्या है। जो न्यायाधीश बनेंगे, न्यायाधीशों की अर्हता। ठीक, तो क्या है भारत का? 217 2 में दिया है। पहला, भारत का नागरिक हो। भारत का
नागरिक हो। ठीक, भारत के किसी भी पूरे भारत राज्य क्षेत्र में, पूरे भारत में किसी भी हाई कोर्ट में 10 तक अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो। ठीक, समझ में आ रहा है? या पूरे भारत में एक या अधिक उच्च न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक न्यायिक सेवा में रहा हो। ये 2 शर्तें हैं। ठीक है, तो पहली अर्हता हो गई ये। दूसरी, एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक, रहा हो। ठीक है, तीसरा है एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष की सेवा दिया हो। ये 3 अर्हताएं हैं हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए। या तो 10 साल तक वकील रहा हो, उसमें ये शर्त नहीं है कि जिसमें नियुक्त हो रहे हो वहीं हो, पूरे भारत में कहीं, जैसे 4 साल कहीं और, 3 साल कहीं और, 5 साल कहीं और, ऐसे हो, तब भी टोटल 10 साल आप अधिवक्ता रहे हो, रजिस्टर्ड, मुजबानी नहीं माना जाएगा। या आप पूरे भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक सेवा, एक या अधिक हाई कोर्ट में मिलाकर 10 साल तक न्यायिक सेवा में अगर रहे हैं, तब भी आपको हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? यह अनुच्छेद 217 में है। ठीक है, तो कैसे? पहले तो नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। तो कैसे? ऑटोमेटिक, हमने कहा था कलेजियम व्यवस्था होती है ना। तो किससे किससे? हाँ, तो किससे किससे परामर्श? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, फिर निम्न के परामर्श से। ठीक, तो पहला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, इसमें अक्सर गलतियां हो जाती है। ठीक है, अब बात समझिएगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में एक है, तो पूरे भारत में किसी भी हाई कोर्ट में नियुक्ति होगी तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सलाह तो लेनी ही है। क्लियर है? अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी इलाहाबाद में नियुक्ति होनी है। ठीक, कहाँ नियुक्ति होनी है? हाँ, तो यहाँ दूसरी शर्त ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर नियुक्ति होनी है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से सलाह लेनी होगी। ठीक, मध्य प्रदेश में नियुक्ति होनी है तो मध्य प्रदेश, तो मैं लिख रहा हूँ संबंधित राज्य के राज्यपाल से। इसका मतलब समझ रहे हैं? जिस राज्य में भी नियुक्ति होगी उस राज्य के राज्यपाल से ये परामर्श लेंगे। ठीक, हो गया इतना। तीसरा है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। समझ रहे? हुआ क्या, इसको समझिएगा। जैसे इलाहाबाद के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, तो किससे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और राज्यपाल से करके नियुक्ति कर दी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश के अलावा अगर किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी है, तब क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, और जिस हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही उसके मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेंगे। समझ में आ रहा है? तो तीसरा क्या है? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति में
न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से समझ में आ रहा है मामला। कोई हाई कोर्ट है, उसमें अगर मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है, तो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, संबंधित राज्य के राज्यपाल और जिस न्यायालय में नियुक्ति हो रही है उसके मुख्य न्यायाधीश से। अगर मुख्य न्यायाधीश है ये है तो उसमें मुख्य न्यायाधीश है ये नहीं, वही कट जाएगा। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और राज्यपाल की नियुक्ति परामर्श से मुख्य न्यायाधीश की, अन्य की सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और संबंधित हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इन तीन से परामर्श लेकर नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब कार्यकाल की आते हैं। तो कार्यकाल कितना होगा? ये भी 217 में ही है। ठीक, तो 62 वर्ष तक। कितना? इसके पहले कैसे? तो अगर ये चाहे तो त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, इससे पूर्व राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर। ठीक, अब इनकी उम्र का निर्धारण कैसे होगा? उम्र का निर्धारण कैसे होगा? तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। इनकी उम्र का निर्धारण कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। तो उम्र का निर्धारण मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, ये हो गया। अब शपथ कर दीजिए। हाँ, तो कौन दिलाएगा शपथ? शपथ तो संबंधित राज्य का राज्यपाल, जिस राज्य में नियुक्ति हो रही है उस राज्य का राज्यपाल। तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक, ये हो गया इनकी वो। तो वेतन भत्ते आ जाइए, ऊपर मिटा दे। तो आपको बताए हैं सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कितना था? 280 था। हाँ, और अन्य का कितना था? 250। तो हाई कोर्ट में मुख्य का कर दीजिए 250। ठीक है, और अन्य का कर दीजिए 225। समझ में आया? ठीक, तो वेतन भत्ते। ठीक, तो कहाँ से? राज्य की संचित निधि से। ठीक, मुख्य का कितना? 280। ठीक, अन्य का 250 इसका है, 225 इसका है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000 पर मंथ टैक्स देना पड़ेगा। वित्तीय आपात के समय इनकी कटौती की जा सकती है। ठीक, और अन्य न्यायाधीशों कितना होगा? 225 होगा। अब इनके कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन मतलब कम नहीं किया जा सकता वेतन भत्ता। हो गया। पेंशन पे आ जाइए। कहाँ से? कहाँ से? भारत की संचित निधि से इनको पेंशन दी जाएगी।
ठीक। अब स्थानांतरण, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट अगर न्यायाधीश का स्थानांतरण होना है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, ठीक है। कैसे? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, ठीक, समझ में आ रहा है मामला? एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में नियुक्ति होगी किसके? मुख्य न्यायाधीश के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा इसके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किया जाता है। ये इतना हो गया। ये कौन सा था? 222 अनुच्छेद था। ठीक। अब ये जो परामर्श का मामला है तो कलेजियम द्वारा होता है। कलेजियम में कौन कौन होता है? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य, तब इसको ये परामर्श है। मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 4 वरिष्ठ होंगे और 2 ने विरोध कर दिया तो नहीं होगा। समझ में आ रहा? तो ये स्थानांतरण की प्रक्रिया हो गई। जल्दी करिए। हो गया? ये इतना हो गया ना? अब यहां देखिए, राष्ट्रपति का स्थानांतरण कर रहा है ना, किससे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। मुख्य न्यायाधीश किससे? 4 वरिष्ठ न्यायाधीश से, प्लस जहां से जा रहा है उसके मुख्य न्यायाधीश से, और जहां जा रहा है उसके न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श होता है। नहीं समझ में आया? जैसे इलाहाबाद से मध्य प्रदेश जा रहा है तो इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श होगा और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श होगा, तब यहां से वहां तथा संबंधित दोनों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक। जैसे यूपी का है, एमपी का है, तो यहाँ से कोई यहाँ जा रहा है तो हाई कोर्ट है यूपी का, ये एमपी का हाई कोर्ट है, इसका मुख्य न्यायाधीश और इसका मुख्य न्यायाधीश, ठीक, इन दोनों से परामर्श होता है। अब समझ में आ रहा है? और सुप्रीम कोर्ट के 4 तो हो, 5 तो ही हैं। इस तरीके से परामर्श के द्वारा इनका स्थानांतरण किया जाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण इस विधि द्वारा होता है। अब आते हैं पद की रिक्ति। पद रिक्त तो कैसे? 62 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, आयु पूर्ण होने पर दूसरी प्रक्रिया, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर, तीसरी महाभियोग जैसी प्रक्रिया। महाभियोग तो नहीं लगता, महाभियोग जैसी। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, तभी हटते हैं। इसको महाभियोग नहीं कह सकते, महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहा जा सकता है। ठीक है। और कैसे खाली होगा? स्थानांतरण कर दिया जाए तभी तो खाली हो जाएगा। या ट्रांसफर द्वारा, स्थानांतरण द्वारा। ठीक। महाभियोग कब लगता है? बताए हैं, साबित कदाचार। अरे वही पैसा वाला जो मामला फंसा है ना, अगर आप कदाचार पे आ रहे हैं
तभी आप पे महाभियोग एक ही आधार है कदाचार के आधार पर, कदाचार या असमर्थता के आधार पर, दो ही आधार हैं तो कदाचार मुख्यतः होता है। ठीक है, इसको मिटा दें। फिर अगला है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो ये है अनुच्छेद नंबर 223। अनुच्छेद 223 में कहा गया है कि जब किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो तब राष्ट्रपति उसी हाई कोर्ट के किसी व्यक्ति को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। समझ में आ रहा है मामला? जैसे लखनऊ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है या इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, ठीक, तो राष्ट्रपति इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही किसी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। समझ में आया? हाँ, तो ये है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 223 अनुच्छेद में इसका। ठीक, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति उसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। ये हो गया कौन सा? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति। ठीक, तो कब? जब पद रिक्त हो या अस्थायी रूप से ना हो या असमर्थ हो, तीन स्थिति है। ठीक है, ठीक, तो पद रिक्ति पर, असमर्थता पर ना, पद रिक्त हो, असमर्थता हो, और एक आधार और है, कर्तव्य पालन में असमर्थ हो और अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो। अस्थायी रूप से अनुपस्थित, तीन स्थिति में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। पहला, अगर उनका पद किसी कारण से रिक्त, मृत्यु हो जाने पर। असमर्थ मतलब अपना कार्य करने में वो बीमार उमार है, नहीं काम कर रहा है। तीसरा है अस्थायी रूप से कहीं बाहर गए हैं या कुछ विशेष मुद्दा है, तब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। इतना हो गया। ठीक, अब अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। दोनों में अंतर है, ये मुख्य है, ये सामान्य है। समझ में आ रहा है? वो मुख्य कार्यकारी न्यायमूर्ति था, ये सामान्य था। ठीक, ये अनुच्छेद 224 में है। कब नियुक्ति होगी? तो क्या हो, हाई कोर्ट में के कार्य में बहुत बड़ी वृद्धि हो। जब हाई कोर्ट के कार्य में वृद्धि हो जाए बहुत ज़्यादा, तब उस कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगी। भाई और लोग बैठा दिए जाए, निर्णय दे जल्दी जल्दी, मुकदमे कम हो जाएं। ठीक है, ये हो गया। बहुत ज़्यादा काम बकाया हो तो, ठीक है, दो कंडीशन में होगा, कार्य बहुत बढ़ जाए तब, और कार्य को जल्दी समाप्त करना हो या मुकदमों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए। इसको इसलिए बता रहे हैं कि तो तभी नियुक्ति होगी जब खाली रहेगा। मामला यहाँ है कि जो इनकी नियुक्ति होगी वो मात्र 2 साल के लिए होती है, ये पॉइंट है, और 62 साल से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अगर किसी की उम्र 62 साल से कम है तब उसको 2 साल के लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो यही मेन है, 2 वर्ष हेतु किंतु
62 वर्ष से अधिक नहीं। ठीक, कब? तो कार्य वृद्धि पर या बहुत कार्य बचा रहा तब, ज़्यादा कार्य बकाया होने पर, ज़्यादा कार्य बकाया होने पर। ये दो कंडीशन है जब अपर और कार्यकारी न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है सामान्य की। ठीक, लेकिन इनकी नियुक्ति 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक, जब राष्ट्रपति को ये एहसास हो जाए कि नहीं, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, यहाँ लिख दीजिए, राष्ट्रपति द्वारा, कुल मिला के ये समझिए कोई भी न्यायाधीश होगा, सबकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सिंपल बात है। परामर्श किसी से करे, लेकिन करेगा इसे ही। ठीक, एक अंतिम है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये सुप्रीम कोर्ट में भी था। ठीक, जब कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो किसी की नियुक्ति होती है। ठीक, तो कब कब होती है? तो किसी भूतपूर्व, ये क्या है? सेवानिवृत्त मतलब भूतपूर्व। ठीक है, तो सेवानिवृत्त का मतलब जो पहले रिटायर हो चुके हैं उनसे अनुरोध किया जाता है कि हाँ कुछ दिन आप मुकदमे देख लीजिए। तो भूतपूर्व न्यायाधीशों से अनुरोध करके, लेकिन इनको वेतन भत्ता क्या मिलेगा? जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। ठीक, तो वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित। ठीक, ये कंडीशन इसकी हो गई। ठीक है, और शक्तियाँ शेष न्यायाधीशों जैसी। ठीक, तो इनकी नियुक्ति कब होगी? जब भूतपूर्व न्यायाधीश वो अनुरोध करेंगे, वो सहमत होगा, तभी उसकी नियुक्ति। नहीं आएगी नहीं, क्या कर लोगे भाई, रिटायर हो ही चुका है। तो भूतपूर्व न्यायाधीशों की सहमति पर ही उनकी नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वेतन भत्ते कितना होगा? जो राष्ट्रपति कहेगा उतना होगा। ठीक, और शक्तियाँ क्या होगी? तो जो अन्य न्यायाधीश होंगे सबके बराबर उनकी भी शक्तियाँ होती हैं। ये इतना था। सुप्रीम हाई कोर्ट क्या है, इसकी न्यायाधीश की कैसे होते हैं, नियुक्ति कैसे हुई, कितने प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति होता है, ये चीज़ें थी। ठीक, अब है अगला क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ। ठीक, तो उसमें पढ़े हो मूल अधिकारिता, रिट अधिकारिता, ठीक, अपीलीय, यही तो है, अधीक्षण मतलब अपने से निचले अदालतों का सबकी जांच कर सकती है, नियंत्रण रख सकती है, तो उसको अधीक्षण कहते हैं। फिर अभिलेखीय, फिर न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन, और अंतिम है अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। ठीक, तो मूल में क्या होता है? ऐसे मुकदमे
जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में दायर किए जा सकते हैं, उसके निचली अदालतों में दायर नहीं किए जा सकते, उनको मूल कहते हैं। रिट में 5 रिट सुप्रीम कोर्ट में थी, 5 यहाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ के रिट में केवल इतना अंतर है कि अगर मूल अधिकार सही है तो सुप्रीम कोर्ट को रिट दायर करना अनिवार्य है, हाई कोर्ट नहीं जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट जारी करने के लिए बाध्य है, लेकिन हाई कोर्ट बाध्य ये कुछ दूसरा उपाय सुझा सकती है। अपीलीय मतलब इसके निचली अदालतों ने जो भी निर्णय दिया है उस सब की अपील कहाँ की जा सकती है? हाई कोर्ट में। ठीक, अपने अधीनस्थ न्यायालयों का ये अधीक्षण करेगा। अभिलेखीय मतलब कि इसके जितने भी निर्णय होंगे, आदेश निर्देश, सबको ये नोट किया जाएगा, अभिलेख के रूप में सुरक्षित किया जाएगा, जो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आबद्ध कर होगा, उनको मानना अनिवार्य होगा। अगर नहीं मानेंगे तो अवमानना द्वारा उनको दंड दिया जा सकता है। ठीक, अभिलेखी हो गया। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब ये अपने दिए हुए निर्णयों का खुद पुनरावलोकन करके उसको बदल सकता है। और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण मतलब उनकी नियुक्ति, स्थानांतरण और भर्तियाँ होती हैं, सब इसी के देख रेख में होती हैं, तो इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करता है। तो ये इतना सब हो गया। इसको कल हम लोग जैसे सुप्रीम कोर्ट में है थोड़ा थोड़ा चेंज करके सब वही यहाँ पे है। जैसे 5 रिटें तो 5 वहाँ है, 5 यहाँ, बस जो अधिक है अधिकारिता वही चीज़ पढ़ना है। ठीक, तो कल हम लोग हाई कोर्ट की या उच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियाँ पढ़ेंगे। ये 5-7 प्रकार की हैं, इन्हीं को क्रमबद्ध रूप से पढ़ना है। ठीक।